जय हिंद दोस्तों। मैं पी आर केशवर आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प 2.07 में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे शिक्षा संकल्प 2.07 पर नए हो तो सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आने वाले आपके राजस्थान पुलिस है जैसी कई एग्जाम्स है, वो राज्य स्तरीय एग्जाम है, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी स्थापना होती है वो 1959 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है वो हमारे राजस्थान के जोधपुर के अंदर है। काजरी के बाद हम आफरी को देखते हैं, तो आफरी की फुल फॉर्म है वो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1985 के अंदर भारत में देखा जाए तो 1985 में होती है और राजस्थान में है वो 1988 में होती है। इसका मुख्यालय ये भी जोधपुर में है और आफरी का जो गठन किया गया वो मुख्य कारण था कि वनों का संरक्षण। उसके बाद हम एक अरावली, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में एक अरावली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अरावली है वो गुजरात में, इसको अरावली कहा जाता है, इस अरावली को। और परिपत्र है, इस अरावली शब्द के लिए परिपत्र जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है विष्णु पुराण में। फिर है बूंदी में, इसको अडावला भी कहा जाता है। इसकी जो अरावली की तुलना है वो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है और इसकी ऊंचाई है वो 930 मीटर है। दोस्तों, अरावली की ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर है। अरब सागर को अरावली का पीता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये अरावली है इसके शुरुआती पॉइंट वो अरब सागर से ऐसे होते हुए दिल्ली तक जाती है। इसका विस्तार है वो 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों, अरावली 3 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो दिल्ली के अंदर भी इसका विस्तार है। कुल लंबाई है वो 792 किलोमीटर है और ये पालनपुर गुजरात से संसद भवन रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो इसका जो भारत के अंदर इसके जो शुरुआती पॉइंट है वो है पालनपुर और इसका अंत होता है वो रायसीना हिल्स में होता है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की शुरुआत है वो खेड़ बर्मा बर्मा सिरुई से खेतड़ी झुंझुनू तक होती है। सर्वाधिक विस्तार अगर राजस्थान में देखा जाए तो अरावली का है वो उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पर है? अजमेर में। इसकी दिशा है वो राजस्थान में किस दिशा में फैली हुई है, तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो इसीलिए इसको अरावला कहा जाता है। अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है और कर्नल टॉड ने राजपूताने की सुरक्षा दीवार कहा है। अरावली है वो मुख्य 3
भागों में बांटी गई है। पहली है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सॉरी, पहली है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ सीकर है, जिसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो मोरारजी अजमेर में आई हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। मध्य अरावली के अंदर ही एक और चोटी है वो तारागढ़ है, जो अजमेर में, और जिसकी ऊंचाई वो 870 मीटर है। इसके बाद है मध्य अरावली का ही भाग है वो है नागपाड़। नागपाड़ कहाँ पर आए हुए हैं? वो आए हुए हैं अजमेर के अंदर। इसकी जो ऊंचाई है वो 795 मीटर है। और तीसरा भाग है वो दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो शिरुई में आई हुई है। तो ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है वो कहीं पर बुकों में 722 और 727 भी मीटर भी दिखाया गया। तो हम एग्जाम के अंदर 722 भी आ सकता है और 727 भी आ सकता है। टॉयड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर का और इसको हिंदू ओलंपस भी कहा है। विश्व की सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की स्थिति है वो कहाँ पे है? नेपाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8848 मीटर दोस्तों। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो देखी जाए तो वो है K2 इन गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। अगर हम भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी भारत की सीमा के अंदर है वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पे आई हुई है? सिक्किम के अंदर आई हुई है। अगर हम राजस्थान की सर्वोच्च चोटियों के बारे में बात करें तो वो है गरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है वो 722-727 मीटर मैंने बताया है, सिरोही में आई हुई है। उसके बाद हम शेर की बात कर सकते हैं। जो शेर है वो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। और देलवाड़ा सिरोही में आई हुई है, इसकी है 1442 मीटर। उसके बाद है वो जरगा है। जरगा का स्थिति है वो उदयपुर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 731 मीटर है। उसके बाद असलगढ़ सिरोही की है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है दोस्तों। और भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पहाड़ियों से संबंधित, तो उसमें हम देखो तो बीजासन की पहाड़ियाँ हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के मध्य, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो ये बीजासन की पहाड़ियाँ हैं वो है। फिर है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये कोठा व झालावाड़ में आई हुई है। फिर है त्रिकुट की पहाड़ियाँ, जो जैसलमेर में आई हुई है। उसके बाद हम पूर्व का जो मैदान है उसके बारे में भी कुछ फैक्ट पढ़ लेते हुए। संबल बैसिन में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली का जो इलाका है वो संबल बैसिन के अंदर आता है। इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि डांग क्षेत्र कहने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर प्राचीन समय में डाकुओं की शरण स्थली रहा करता था ये क्षेत्र। और जो डांग है, डांग क्षेत्र संबल बैसिन को कहा जाता है, और डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। फिर है बनास बैसिन है, इसके अंदर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक का जिले वो आ रहे इसके अंदर। फिर है माई बैसिन के अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और पूर्वी उदयपुर का जो हिस्सा है वो माई बैसिन के अंदर आता है। और माई बैसिन के अंदर ही एक हमें इलाका है वो सपन का मैदान कहलाता है। और यहीं पर सपन का मैदान का दूसरा नाम देखें तो घंटल का सेंटर भी इसे कहा जाता है। जो ये सपन का मैदान है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। अगर आपको पूछ लिया जाता है सपन की पहाड़ियाँ, तो वो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, मोकलसर, सिवाना, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है।
फिर है शाहबाज की पहाड़ियाँ, वो 12 के अंदर आई हुई है। उड़िया पठार सिरोही का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। एक आबू का पठार है, वो भी सिरोही के अंदर आ जाया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य बोराट का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार, जिसे विश्व की सत कहा जाता है। और पामीर का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4875 मीटर है। कोंबलगढ़ का दुर्ग है वो मेहसा के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि कोंबलगढ़ का दुर्ग मेहसा के पठार पर स्थित है, जिस मेहसा के पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर में है। ये भी तो दोस्तों, उड़िया का पठार सिरोही, लसाड़िया का पठार उदयपुर, उफरमाल का पठार भैंसौरगढ़ से बिजोलिया। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब हम मृदा पढ़ते हैं। मृदा का अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस है वो कब मनाई जाती है? 5 दिसंबर को। मौसम, मौसम कहते किसे? एक अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, उसे मौसम कहते। मौसम है वो मानसून शब्द से बना हुआ है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। और भारतीय मानसून शब्द की जो सर्वप्रथम व्याख्या की है वो अरबी यात्री अल मसूदी जी ने की है। जलवायु, मौसम तो होता है अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, और जलवायु है वो दीर्घकालीन, यानी 30 वर्षों का लगभग 30 वर्षों का जो औसत वायुमंडल कैसा रहा उसका तापमान देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं और उसके आधार पर जलवायु का मूल्यांकन किया जाता है। यानी दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, और ये ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है। राजस्थान में सबसे गर्म स्थान फलौदी, राजस्थान में सबसे गर्म जिला शुरू की बात की जाएगी। देश में सबसे गर्म महीना मई की बात की जाएगी। और अगर राजस्थान में सबसे गर्म महीना की बात की जाएगी तो आपका ये जून किया जाएगा। भारतीय मानसून का जो ईंधन है वो तिब्बत को कहा जाता है। देश में सबसे गर्म महीना पड़ा मई को। राजस्थान की अगर बात की जाए सबसे गर्म महीना तो वो जून का होगा। भारतीय मानसून का ईंधन तिब्बत को कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे हम राजस्थानी भाषा के अंदर पाला कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा महीना की बात की जाए तब दिसंबर होगा, और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना की बात की जाए तब होगा जनवरी। दोस्तों, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु का समुद्री तट, और अगर मालाबार की तट होगा वो होगा केरल का समुद्री तट। दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की ठंड को गुलाबी सर्दी है वो कहा जाता है। अब हम जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज ये ट्रेंड बना हुआ है कि जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है वो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि आर्द्र जलवायु वाले भाग के अंदर कौन कौन से जिले होते हैं। तो इसके बारे में एक सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया कोपेन के मॉडल के अंदर। तो जलवायु का वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया, जिसमें कोपेन का नाम आएगा, थार्नवेट का नाम आएगा, ट्रिवार्था का नाम आएगा। तो कोपेन ने सभी ने जो इसके अंदर है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों, सांकेतिक भाषा कैसे हुई? जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है उसके लिए ए अल्फाबेट का प्रयोग किया गया।
उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए बी का प्रयोग किया गया। मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु के लिए सी का प्रयोग किया गया। और ध्रुवीय जलवायु या टुंड्रा जलवायु है उसके लिए ई का प्रयोग किया गया। और एफ का प्रयोग किया गया है वो है शीतस्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र के लिए एफ का प्रयोग किया गया। तो आगे चलकर इन्हीं सांकेतिक भाषाओं के तौर पर हम पहचान कर पाएंगे कि ये जिला किसके अंदर आता है और ये जिला किसके अंदर आता है। फिर और उसी के बाद जस्ट उसके पीछे है वो उप विभाग को अंदर भी बांटा। उप विभाग के अंदर जो एस है वो शुष्क जलवायु संकेत दिया गया। गंगा तुल्य जलवायु है वो जी का संकेत दिया गया। मानसूनी वर्षा के लिए एम का। शीतकालीन शुष्क जलवायु के डब्ल्यू का। और एच का है वो उस तापमान के लिए। सी का है शीतल। ग्रीष्म में सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 20 डिग्री से कम। और जो एस है वो है स्टेपी तुल्य के लिए। तो आगे हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस तरह से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके जलवायु का वर्गीकरण किया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोपेन होगा। कोपेन ने शुष्क जलवायु के लिए बी और डब्ल्यू भी बढ़ा है और एच और डब्ल्यू। तो इसके हिसाब से वो कोपेन ने शुष्क में बांटा। अर्ध शुष्क के अंदर ये सारणी ये हमें याद करनी है। आर्द्र के अंदर सी डब्ल्यू जी। जैसे अति आर्द्र के लिए कोपेन का है वो ए और डब्ल्यू। ए का अर्थ है वो क्या है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और जो स्मॉल डब्ल्यू है उसका जो अर्थ है वो है शीतकालीन शुष्क जलवायु। तो इसके अंदर है वो कौन से कोपेन के अनुसार कौन से जिले आएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वो इसके अंदर आएगा। और सी डब्ल्यू जी आर्द्र वाला है कोपेन के अंदर। सी का मतलब क्या हुआ, मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु। और स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ है वो शीतकालीन शुष्क जलवायु। और जी का मतलब है वो है गंगा तुल्य जलवायु। इसके अंदर टोंक है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है। इस हिसाब से अर्ध शुष्क के अंदर बी एस एस डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। इसके अंदर है वो नागौर बीकानेर का इलाका आएगा। और थारनवेट का भी है वो ई ए डी बांटा गया। डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू इसके हिसाब से बांटा गया। और त्रिवार्ता ने भी इसी के हिसाब से बांटे। और तब हमें ये सारणी है पूरी हिसाब से हमें याद करनी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का इलाके वो कॉर्नवेट के कोपेन के किस वर्गीकरण में आएगा ये याद करना है। और जो थार्नवेट ने वो वनस्पति को आधार मान के इसका वर्गीकरण किया। त्रिवार्ता ने किसका किया, वो है वर्षा को आधार मान के किया। तो दोस्तों आज की जो क्लास है मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस जैसी बड़ी परीक्षा के अंदर या जो आगे एलडीसी की आएगी या वन रक्षक की आएगा, लेकिन मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर ये देखा जाए तो इस 20 मिनट की क्लास के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। हर शिफ्ट के अंदर 2-3-4 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि अरावली से आ जाएगा, पठार वगैरह, पहाड़ियाँ। और ये जलवायु वाला है तो ये अब ट्रेंडिंग ही बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है कि जलवायु से संबंधित ये जो वर्गीकरण है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर राजस्थान पुलिस जैसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।